Hey guys, this is Raju Divakar. Welcome to all my channel Commerce Sun. तो आज के लेक्चर में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनटीए यूजीसी नेट। बेसिकली जो एनटीए यूजीसी नेट की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो मैं आप सभी को बता दूं। एनटीए स्टैंड फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। और बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होता है, यार जो नेट और जेआरएफ का जो टर्म है उसका मतलब क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बात करेंगे जो नेट एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और साथ ही साथ बात करेंगे जो डिटेल सिलेबस क्या है और अपडेटेड सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यू कैन सी अबाउट माई सेल्फ और माई प्रोफाइल। और बेसिकली दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट, स्टूडेंट हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, मतलब ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और दूसरा, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं या अपेयरिंग होना चाहते हैं या जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को दे दिया है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, पहला तो ये उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। दूसरा, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में और दोबारा से और रीस्टार्ट करना चाहते हैं या जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनका नेट क्लियर हो चुका है। तो और साथ ही साथ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस। तो एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस बेसिकली मैं आपको बता दूं तो एनटीए और नेट एग्ज़ाम जो होता है वो दो पेपर होते हैं उसके। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल पेपर, जो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम का है, कोई स्टूडेंट हिंदी स्ट्रीम का है या कोई स्टूडेंट हिस्ट्री स्ट्रीम का है और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर है। सभी को सेम पेपर फेस करना पड़ेगा। सेम पेपर का मतलब क्या है, सेम सिलेबस को फेस करना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था, सेम पेपर आता था। अब क्या है, जब से एनटीए ने जो नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया है तो ये शिफ्ट वाइज होने लगा है। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज होने का मतलब क्या है कि हर शिफ्ट में पेपर अलग आएगा। अब मैं बात करूं पेपर 2 की, तो जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है जो रिलेटेड होता है आपके पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट से। मतलब आपने जो पीजी कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपने उसमें जो सब्जेक्ट चूज़ किया था उसी के बिहाफ पर आप पेपर 2 को ऑप्ट करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड कर दी गई हैं इसी चैनल पर। इन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 की जो डिटेल्स वीडियो बनाई गई हैं सिलेबस से रिलेटेड, आप उनको देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियो के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक्चुअली सबसे पहले हम बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चंस अराइज हुए हैं और जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये क्वेश्चन मेरे से पूछे भी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज़ नेट और जेआरएफ एग्जाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तो इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो नेट और जेआरएफ एग्जाम बेसिकली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेट है वो स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, और जीआरएफ स्टैंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसका डिस्कशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें मैंने लिखा भी हुआ है डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जीआरएफ एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नेट और जीआरएफ एग्जाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नेट जीआरएफ एग्जाम बेसिकली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो है ना अपना फ्यूचर और अपना कैरियर देखना चाहते हैं एज अ लेक्चरर और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो फ्यूचर में लेक्चरर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ये एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो अपना फर्दर कैरियर और अपना फर्दर एजुकेशन रिसर्च की फील्ड में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो पीएचडी करना चाहते हैं
और इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो जो नेट एग्ज़ाम है बेसिकली दो पर्पस के लिए होता है। पहला तो उन स्टूडेंट के लिए जो लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और दूसरा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फ्यूचर में पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं और साथ ही साथ रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट हु क्लियर दिस एग्ज़ाम फॉल इनटू टू कैटेगरीज। मतलब अगर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं। पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। नेट एग्ज़ाम मतलब ओनली नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो वो सभी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब जब भी कोई वैकेंसीज आएगी तो उसमें वो नेट एग्ज़ाम के बिहाफ पर क्या कर पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे, और साथ ही साथ रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू फेस आउट कर पाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरी कैटेगरी में बताता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जीआरएफ। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नेट और जीआरएफ दोनों क्लियर कर लिया है, तो वो सभी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं। मतलब जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा फॉर द गवर्नमेंट जॉब और एनी जॉब एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो उसमें अपीयर हो सकते हैं, और साथ ही साथ वो एलिजिबल हो जाते हैं जीआरएफ के लिए। जीआरएफ बेसिकली क्या है, ये कि एक टर्म है जिसका मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये फेलोशिप मतलब जस्ट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। ये उन सभी स्टूडेंट को दिया जाता है जो जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और ये अमाउंट मंथली दिया जाता है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो ये अमाउंट बेसिकली 35-35,500 रुपये मंथली पे किया जाता है हर रिसर्च स्कॉलर को फॉर कंप्लीटिंग देयर पीएचडी डिग्री। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जो नेट और जीआरएफ क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में और बात करेंगे। तो इसके दोनों पर्पस आपको क्लियर हो गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है हु कंडक्ट्स दिस एग्ज़ाम। बेसिकली जो नेट एग्ज़ाम है, जीआरएफ एग्ज़ाम है, वो कौन कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इस एग्ज़ाम की बिगनिंग और इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराता था वो कराता था यूजीसी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या एक बॉडी है, एजुकेशनल बॉडी है, जो एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती थी। क्लियर? पर उस कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो यूजीसी ने अपनी इस एग्ज़ाम की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो 2018 तक सीबीएसई ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, और आफ्टर 2018 ये एग्ज़ाम फिर से एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की गई, जिसे हम जानते हैं आज की डेट में एनटीए के नाम से, जिसे की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आज के टाइम में नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। क्लियर? और ये एग्ज़ाम आज की डेट में ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जीआरएफ एग्ज़ाम। इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुन लिया तो आपके मोस्टली जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले नेट और जीआरएफ एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, नेट एंड जीआरएफ आर नॉट टू डिफरेंट एग्ज़ाम बट सेम एग्ज़ाम। मतलब मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो नेट और जीआरएफ एग्ज़ाम कोई डिफरेंट एग्ज़ाम नहीं है, ये एक ही एग्ज़ाम है। आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पर इसमें जो कट ऑफ है वो अलग अलग निकलती है। जस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने मान लो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम दिया और वो एक ही पेपर होगा। मतलब आपको एक ही बार अपेयर होना पड़ेगा, जिसमें आप पेपर 1 को फेस करेंगे फॉर जनरल पेपर और पेपर 2 को फेस करेंगे फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, ठीक है। और इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो इसकी जो कट ऑफ है 2 बेस पर बनेगी। एक होगा नेट की कट ऑफ, दूसरा होगा जीआरएफ की कट ऑफ। मान लो अगर आपका जो नेट है वो 60% पे क्लियर हो रहा है और जीआरएफ क्लियर हो रहा है 65% पे, तो इसका सिलेक्शन किया जाता है कट ऑफ के बेसिस पर, ठीक है। तो बेसिकली जीआरएफ की जो कट ऑफ है वो हमेशा नेट की कट ऑफ से ज़्यादा जाती है, और इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट सेलेक्टेड हो पाते हैं। अगर आज की डेट में अगर बात करूँ तो आई थिंक 6% का क्राइटेरिया है फॉर जीआरएफ, ठीक है, और फॉर नेट क्लियरेंस। इतना क्लियर हो गया आपको। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो वाइल फिलिंग द फॉर्म यू चूज अप्लाइंग फॉर नेट जीआरएफ बोथ ऑप्शन, ठीक है। जब भी आप है ना नेट का फॉर्म फिल करो तो वहाँ फॉर्म फिल करते टाइम आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। एक आएगा आप एग्ज़ाम फिल करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो नेट ओनली और दूसरा आएगा नेट एंड जीआरएफ बोथ पेपर। तो आप हमेशा नेट एंड जीआरएफ बोथ पेपर को चूज़ करें।
अगर मान लो अगर आपने नेट ओनली चूज़ किया है ऑप्शन एग्ज़ाम फिल करने के टाइम पर, और मान लो आपने है ना जेआरएफ की जो कट है उसे भी क्रैक कर लिया, फिर भी आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने क्या चूज़ किया था, नेट ओनली का जो ऑप्शन चूज़ किया था। ठीक है, और अगर आप है ना नेट एंड जेआरएफ बोथ का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपकी कट ऑफ अगर जेआरएफ वाली आती है तो आपको नेट भी क्लियर हो जाएगा, साथ में साथ आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और मान लो अगर आप जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपका नेट क्लियर माना जाएगा, अगर आप नेट की जो कट ऑफ है उसे टच कर देते हैं या उससे भी ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे एज लिमिट की, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी की, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है और जो जनरल पेपर का सिलेबस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उससे रिलेटेड वीडियोस अपडेट कर दी गई हैं। उसे आप हमारे इसी चैनल पर कॉमर्स एंड नेम से आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 1 और पेपर 2 का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी वीडियोज़ को भी डिटेल में समझ सकते हैं। क्लियर। अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो बेसिकली अगर जो नेट और जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट की। तो नेट की अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो ये परमानेंट वैलिडिटी है, मतलब नेट की आपको क्या करना है, एक बार एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको लाइफ टाइम कभी भी इस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जेआरएफ की तो इसकी वैलिडिटी क्या है या एक्सपायरी डेट क्या है, तो अगर मैं बात करूं फॉर जनरल कैटेगरी एस्पिरेंट, इसकी जो एज लिमिट है वो आज की डेट में 30 या 31 नियर अबाउट है, मतलब 30 और 31 साल के नियर अबाउट है। ठीक है, और दूसरा ऐसे स्टूडेंट जो SC ST OBC फिजिकल जो फिजिकली पीपल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी वाले में आ जाते हैं और ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आ जाते हैं, वो उनके लिए जो वैलिडिटी का टाइम पीरियड है फॉर जेआरएफ 35 ईयर्स। ठीक है, पर जो नेट की जो वैलिडिटी है वो परमानेंट वैलिडिटी है। क्लियर। साथ ही साथ हम बात करते हैं हु कैन सिट फॉर नेट एग्ज़ाम, मतलब कौन नेट एग्ज़ाम को दे सकता है और कौन इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो पहला अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो ऐसे एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और दूसरा ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर PG का कंप्लीट कर लिया है और सेकंड ईयर में आ चुके हैं और नियर अबाउट उन्हें 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं सेकंड ईयर के, तो वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो और भी हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो नेट का स्ट्रक्चर अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इस एग्ज़ाम का 50% जो पोर्शन है वो ईज़िली समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो नेट का जो एग्ज़ाम है उसे बेसिकली 2 पेपर के फॉर्म में कंडक्ट कराया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। आई ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है और पेपर 2 है वो क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, जो आप है ना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर PG डिग्री। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, ठीक है, तो कौन एस्पिरेंट एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो इसका कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, कैंडिडेट्स सिक्योरिंग एट लीस्ट 55% मार्क्स इन देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फॉर अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूडिंग लैंग्वेज, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, electronics, science, etc. are eligible to appear for UGC NET exam conducted by NTA। मतलब आज की डेट में ये एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कराती है और ये एग्ज़ाम ह्यूमैनिटी और साइंस स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसे थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपने देखा होगा ग्रेजुएशन के टाइम पर 3 स्ट्रीम्स होती हैं, एक साइंस स्ट्रीम होती है, दूसरा कॉमर्स और तीसरा होता है ह्यूमैनिटी। ठीक है, मतलब जिसे हम आर्ट साइड बोलते हैं। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं, BSc करते हैं और जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो MSc कंप्लीट करते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं, या वो BBA कंप्लीट करते हैं या वो BCom कंप्लीट करते हैं और फॉर PG डिग्री वो ऑप्ट करते हैं MCom को।
ठीक है। अगर हम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट की बात करें तो वो ग्रेजुएशन के टाइम पर मोस्टली बीए करते हैं और फॉर पीजी डिग्री वो चूज़ करते हैं एमए डिग्री को। ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो नेट का एग्ज़ाम है वो साइंस स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग होता है, जिसे हम CSIR नेट के नाम से जानते हैं। और जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं उस एग्ज़ाम को हम जानते हैं आज की डेट में UGC नेट और NTA UGC नेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कराती है आज की डेट में। क्लियर। तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, आपके पास एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस 50, उसमें 55% एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आपके परसेंट 54.56 हैं तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, मतलब राउंड ऑफ फिगर नहीं मानी जाएगी, एग्जैक्ट फिगर होनी चाहिए 55%। क्लियर। और दूसरा मैं कंडीशन बताता हूँ ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो बिलोंग करते हैं OBC कैटेगरी से, SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर। तो उन सभी के लिए कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, PG डिग्री होनी चाहिए। तो वो सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट और हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिले कैन फॉर द टेस्ट, मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एस्पिरेंट जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं PG डिग्री का, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और सेकंड ईयर में आ चुके हैं और उन्होंने सेकंड ईयर के नियर अबाउट 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 3 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो सभी एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एज लिमिट और रिलैक्सेशंस की, ठीक है, तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 कंडीशन है। पहला तो एज लिमिट उन सभी स्टूडेंट के लिए जो GRF को फोकस करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो UGC नेट और NTA UGC नेट की जो एज लिमिट है उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में क्या है एज लिमिट, वो है नॉट मोर देन 31st ईयर, मतलब 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप GRF एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। और ये कंडीशन है उन स्टूडेंट के लिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 31 साल से ज़्यादा GRF, मतलब 31 साल के बाद है ना GRF के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो 31 साल तक ही इस GRF एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर 31 साल तक उनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और GRF की कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं तो वो उनको स्कॉलरशिप मिलती है फॉर कंप्लीटिंग PhD डिग्री। ठीक है। और ऐसे एस्पिरेंट जो बिलोंग करते हैं OBC, SC, ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर और वुमेंस, ठीक है, मतलब सभी वुमेंस इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरीज, उन सभी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशंस दिया गया है, मतलब 5 साल की उन्हें छूट मिल जाती है और वो अपना GRF एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं इन 5 साल के अंदर। क्लियर। मतलब जो GRF की जो एज लिमिट है 31 साल, उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट विद रिसर्च एक्सपीरियंस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन इक्विवेलेंट टू द ईयर्स ऑफ पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब ऐसे एस्पिरेंट जिनको पहले से रिसर्च एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनको भी इसमें क्या की जाती है, छूट मिल जाती है रिगार्डिंग एज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन टू रिसर्चर कैन बी of up to 5 years and will only be provided on production of birth certificate from the appropriate authority। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कंडीशन की, कैंडिडेट विथ LLM डिग्री विल बी परमिटेड एन अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स। तो ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने LLM डिग्री कंप्लीट की है तो उनको 3 साल की छूट मिल जाती है फॉर GRF। और ऐसे एस्पिरेंट जो आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं, मतलब और ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनको 5 साल की छूट मिल जाती है। टोटल एज रिलैक्सेशन ऑन द अबव ग्राउंड शैल नॉट बी एक्सीड 5 ईयर्स, मतलब जो भी रिलैक्सेशन दी जा रही है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं दी जाएगी किसी भी कंडीशंस में। क्लियर। और जो मैंने अभी तक आपको बताया वो नेट के रेफरेंस में बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसे आप किसी भी एज में दे सकते हो। नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं एक टेबल जिसमें लिखा हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये बेसिकली NTA JRF और नेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, 2022। और सेकंड कॉलम में पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पेपर 2 के बारे में भी बताएंगे साथ ही साथ। क्लियर। तो सबसे पहले टाइप ऑफ पेपर। टाइप ऑफ पेपर मतलब अगर आप है ना NTA UGC नेट और JRF का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 2 पेपर फेस करने पड़ेंगे, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 जो है वो है कॉमन फॉर ऑल एस्पिरेंट, मतलब ये कॉमन पेपर है जो सभी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा पेपर जो 2 है वो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर है, ठीक है, जो आप कैसे चूज़ करेंगे, ये चूज़ करेंगे आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बेसिस पर। अगर हम दूसरे बेसिस की अगर बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो बेसिकली इसमें इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं MCQ मोड में, मतलब मल्टीपल चॉइस विद अ सिंगल करेक्ट आंसर। क्लियर। पहले ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड में कराया जाता था जब इसकी मॉनिटरिंग UGC और CBSE कर रहे थे, पर जब से ये एग्ज़ाम CBSE और NTA के हैंड ओवर आया है, जब से ये एग्ज़ाम एक तो MCQ मोड में कराया जा रहा है और साथ ही साथ अब ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। ऑनलाइन मोड मतलब CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर हम थर्ड बेसिस की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं फॉर पेपर 1 50। क्लियर। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चंस। और मार्किंग वेटेज कैसे है, तो मतलब जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब पेपर 1 है 100 मार्क्स का और टोटल क्वेश्चन आएंगे 50 और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और पेपर 2 की अगर बात करें तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 100 × 2 = 200। तो सेकंड पेपर हुआ 200 का, मतलब 100 + 200 = 300। तो आपको जो स्कोरिंग करनी है टोटल 300 में से करनी है। जो टाइम है वो क्या कितना अलॉट किया गया है फॉर आपको NTA पेपर के लिए और नेट एग्ज़ाम और JRF एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें जो टोटल टाइम है 3 आवर्स। अगर हम मिनट्स की बात करें तो 180 मिनट्स। क्लियर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक, तो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं पेपर 1 में मोस्टली क्या है, जनरल पेपर है जो जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से। इसमें मोस्टली 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स को टारगेट करके पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा था और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो सभी पोर्शन और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस इसमें पूछा जाता है। जस्ट एग्जांपल, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपने BCom और MCom में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सभी सब्जेक्ट पेपर 2 में पूछे जाएंगे आपसे। अगर हम एग्ज़ाम मोड की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में अभी तक किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट आप पूरा कोशिश कीजिए कि पेपर पूरा अटैम्प्ट करें और किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक ना छोड़ें। क्लियर। तो और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जिस अगर आप उन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आप अपना नेट और JRF का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो बेसिकली कुछ की पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर क्या नेट का सिलेबस चेंज होगा, तो मैं आपको बता दूं जो नेट का सिलेबस पुराना था वो स्टार्टिंग हुई थी 1990 से, ठीक है, और वो चला था कम से कम जुलाई 2018 तक। तो जुलाई 2018 तक ये सिलेबस सेम चला था, पर क्या हुआ एक नया अपडेट आया, ठीक है, दिसंबर 2018 में। उस डेट के दौरान ये NTA ने अपना ये क्या है नेट का सिलेबस चेंज किया और देखा गया है कि कोई माइनर ज़्यादा चेंज नहीं किए, ठीक है, कुछ ही चेंज किए हैं जो कि नई नई पॉलिसीज़ आई हैं या नया अपडेट आया है, न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो इनको इंक्लूड किया है। तो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर NTA आने वाला जो एग्ज़ाम है 2022 में तो अपना सिलेबस चेंज नहीं करेगी। क्लियर।
तो जितना अभी तक अपडेट मेरे को मिला हुआ है। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो मोस्टली पेपर 1 के लिए 1 घंटा और पेपर 2 के लिए 2 घंटे। तो इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखने की है, इसमें है ना, किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं मिलता। पहले क्या होता था कि जब है ना इस एग्ज़ाम को सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, तो क्या होता था, पेपर 1 होने के बाद आपको ब्रेक मिलता था, और उसके दौरान ब्रेक के बाद आप पेपर 2 में अपेयर होते थे, ठीक है। पर अब क्या है, आपको टोटल 3 घंटे मिल रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप पेपर 1 पहले कंप्लीट कर सकते हो, पेपर 2 पहले कंप्लीट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। और आप है ना, आप पेपर 1 का टाइम पेपर 2 में यूटिलाइज़ कर सकते हो, पेपर 2 का टाइम पेपर 1 में भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको 3 घंटे में 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर नेक्स्ट की पॉइंटर की मैं बात करूं तो रिगार्डिंग लैंग्वेज, बहुत से क्वेश्चन जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है, क्या सर जो नेट का पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा या टोटल हिंदी में ही आएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब से ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया गया है, और आपने भी काफ़ी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हों, तो वहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन होता है हिंदी और इंग्लिश। तो आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर। और बेसिकली जब सीबीएसई भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती थी, तो उस दौरान भी जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में आते थे, इन हार्ड कॉपी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। और जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और था जो मैंने आपको बता दिया है रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग, तो आप ये क्लियर कर लें, अभी तक एनटीए की तरफ से नेगेटिव मार्किंग के रेफरेंस में कोई नया अपडेट नहीं आया, मतलब अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको जितने क्वेश्चन आते हैं पहले आप उतने क्वेश्चन ऑप्ट कीजिए और अटैम्प्ट कीजिए, और जितने लास्ट में नहीं आते हैं तो उनको भी आप अपने मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से सॉल्व करके आइए, तो उसका भी आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट, ये एक छोटा सा अपडेट था उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आने वाले एनटीए यूजीसी नेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे एस्पिरेंट जो ऑलरेडी अपेयर हो चुके थे दिसंबर 2020 और जून 2021 के एग्ज़ाम में, और जिन्होंने नेट क्लियर कर लिया था या किसी कारणवश नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे, और ऐसे एस्पिरेंट जो जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करने से रह गए थे, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो बेसिकली उन सभी बिगनर्स के लिए बनाई गई है जिनको नेट के बारे में बिल्कुल भी बेसिक और ग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो आपको नेट का टर्म्स क्लियर हो गया होगा, जेआरएफ का टर्म्स क्लियर हो गया होगा, नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया होगा। और लास्ट मैं आपको एक बार और फिर बता देता हूँ, नेट और जेआरएफ का कोई अलग से पेपर नहीं होता, एक ही पेपर होता है, पर जो कट ऑफ है वो अलग अलग निकलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। और साथ ही साथ एस्पिरेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आपके किसी भी तरीके से डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ जो आपको बेल आइकन क्लिक नज़र आ रहा है उससे भी आप ज़रूर क्लिक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम से ज़रूर मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।